आपने हनुमान बेनीवाल का जिक्र पहले भी किया, अब भी किया, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस में आ गए। अगर आरएलपी का गठबंधन तो हुआ ही ना, अगर आप आरएलपी में रहते तब भी क्या चीजें डिफरेंट होती? ये गठबंधन की तय थी है, वैसे गठबंधन 2 सीटें मिलना वहाँ पॉसिबल थी नहीं और वैसे लोगों का मन था। बट अभी जैसे जनता जो चाहती है वही होता है। नेता कुछ भी कर ले या कैंडिडेट कुछ भी कर ले, उस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बयान भी दिया था कि जहां मेरा मन है वहां तो मैं प्रचार के लिए जाऊंगा, लेकिन जहां मेरा मन नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा, और बाड़मेर आए भी नहीं। नहीं, बाड़मेर आए नहीं ये कोई बात नहीं, उनका मन तो ज़रूरी था कि भी बाड़मेर से चुनाव जीते और जीत गए, लेकिन वो तो अब राजनीति के अंदर बयानबाजी और ऊपर-नीचे चलता ही रहता है। लेकिन मन के अच्छे आदमी हैं और कभी राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो उनको बयानबाजी तो चलती रहती है, ऊपर-नीचे अच्छा, होता फोन पे रहता बात हुई आपकी? है। हाँ, होती रहती है, आज भी मिले थे वहाँ, अच्छा, बधाइयाँ दी एक-दूसरे तो को क्या ऐसे। कह रहे थे? बधाई दी, जीत की बधाई दी, शुभकामनाएँ दी। अच्छा। हमने भी उनको शुभकामनाएँ दी और आगे मिलकर प्रयास करेंगे राजस्थान के लिए अच्छा हो, किसानों के लिए, जवानों के लिए बढ़िया हो। अच्छा, राजनीति में जो कुछ भी होता है वो एक रणनीति के तहत होता है, आप भी मानते होंगे, अब इतना लंबा अरसा हो गया है राजनीति में। हनुमान बेनीवाल की हरीश चौधरी से अदावत है और हरीश चौधरी आपको कांग्रेस में लेकर के आए, तो फिर कैसे माने कि मतलब कोई नाराजगी नहीं है या फिर? रणनीति से बढ़कर जोक संजोग की बात होती है, हाँ, समीकरण जो फैक्टर बैठते हैं हाँ। वो ज़्यादा काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है और होता है वैसे सोचते नहीं। अच्छा, चलो, अब हनुमान बेनीवाल जी तो बाड़मेर आपके प्रचार में नहीं आए, लेकिन खीवसर में उपचुनाव जरूर है। कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और क्या आप उनके प्रचार में जाएंगे? वो उनकी मर्जी है और जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा करेंगे। अब जहाँ भी हनुमान जी के साथ में रहे थे, ईमानदारी से रहे थे, कभी कोई ऐसी खिंचुपन तो थी नहीं और अभी मन तो वैसे उनके साथ में कोई मतभेद वगैरह नहीं है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि रविंद्र भाटी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस वाले भी यही आरोप लगा देते हैं कि वो कांग्रेस की वो बी तो टीम उनको है। खुद पता है ना, हाँ, देख तो लेना वो उनके कहाँ जाए, पदाधिकारी आखिर उनके प्रधान। समर्थक क्या कहेंगे? अरे उनके प्रधान, उनके जो जनप्रतिनिधि जो हाँ। हमेशा पदाधिकारी रहे हैं बड़े-बड़े, उनके खुद की बूथ चेक करके देख लो ना, अपने आप पता चल जाएगा कौन किसके साथ में था। आजकल तो ईवीएम से वो झूठ नहीं बोलती है, वो सब कुछ सच बता देती है और ईवीएम के बूथ चेक कर लो जो उनके नेताओं के, वो अपने आप बता देंगे कि कौन किसके साथ में था। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद रुके हुए हैं, और इसे आप सांसदों का हॉस्टल भी कह सकते हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मुखातिब कराने जा रहे हैं जो एक कांस्टेबल रहते हुए सांसदों की गाड़ियां आते जाते हुए देखता था, और आज अब खुद सांसद बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के नवनिर्वाचित सांसद उम्मेदराम बेनीवाल जी की। नमस्ते। बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ जीत की बधाइयां। धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको भी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन जब आप संसद में गए, और नई संसद थी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ और बाड़मेर जैसलमेर की जनता का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर उन्होंने चुन के भेजा। जनता का, थार की जनता का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो क्या प्लान्स रहने वाले हैं? कैसे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने जो आप पर विश्वास जताया है उसको कैसे पूरा करेंगे? पहले भी आपने बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, तो अब ऐसे में किस तरह से उस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि वहां पर समस्याएं बहुत सारी हैं। देखिए, थार का क्षेत्र जो हमेशा अभावों से ग्रस्त रहा है, प्रकृति की मार झेली है, कभी भयंकर अकाल, तेज धूप, भयंकर आंधियाँ और अकाल का साया क्षेत्र के ऊपर कुदरत की बहुत मार रही है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से प्रकृति का बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, उसके तहत मौसम बाड़मेर, जैसलमेर और थार के हालत ठीक हो रहे हैं और कुदरत की भी मेहरबानी है। वहाँ क्रूड ऑयल काला सोना के रूप में क्रूड ऑयल भी निकल रहा है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है और इंडस्ट्री की अपार संभावना है। उनको देखते हुए बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए हरदम उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और मेन हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। जो काफ़ी सुधार हुआ भी है और अधिक सुधार करने की हमें वहाँ ज़रूरत है। गाँव ढाणी प्रत्येक अंतिम छोर बैठे किसान के बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसके साथ-साथ क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उसके लिए प्रयास रहेगा। जिसके तहत जो जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी है रेलवे की, लंबे समय से डिमांड चल रही थी और पिछले बजट में 2015 के अंदर बजट भी सेक्शन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश काम शुरू नहीं हुआ, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ पश्चिम राजस्थान कैनाल परियोजना जो लंबे समय से लंबित है मामला, उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि अतिशीघ्र इन 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऊपर काम शुरू हो। बिल्कुल।
जब आप कांस्टेबल थे तो आपने सोचा था कि मैं संसद में भी पहुंच जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट हम्म। अब समय और परिस्थितियां सब कुछ बदलती रहती है और आदमी का भाग्य कब बदल जाए। मेहनत जरूर की हमने, ईमानदारी से, नेक नीति हमेशा प्रयास किया। रास्ता हमारे अच्छा जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, हर एक आदमी के ख्वाब और सपने तो होते हैं, तो उसकी तहत तो हमने मेदाराम बेनीवाल जी का ख्वाब था कि सांसद बनेंगे, विधायक जी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल विधायक बनने का तो था ही। हमने प्रयास किया, 2 बार विधायकी का चुनाव भी लड़ा था, 2018 का, हाँ 23 बिल्कुल। का, लेकिन वो असफल नहीं हो पाए। हो सकता है हमारा जोग संजोग दिल्ली का लिखा हो, तो दिल्ली में वैसे ही पुराना रिश्ता रहा है, लगाव रहा है। 95 से दिसंबर 95 से 2006 तक एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस बिल्कुल। की सेवाएं भी दी है, और उसके बाद बिजनेस की शुरुआत की थी, वो भी दिल्ली से की। तो दिल्ली हमेशा घर जैसा लगता है और सूटेबल है हर तरीके से, और इस बार साबित भी हो गया कि प्रयास किए जो जयपुर की विधानसभा के अंदर जाने का, राजस्थान की विधानसभा में, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने दिल्ली पहुंचा दिया। बिल्कुल। सरपंच भी आप रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए और बहुत कम अंतर से हारे, लेकिन सांसद का चुनाव आप जीत गए। लेकिन क्या आपने सोचा था कि राजनीति में जाऊंगा? कैसे नहीं, ख्याल ऐसे आया? सरपंच का चुनाव 2010 में मेरे हाँ मिसेज जीत हाँ बिल्कुल। चुनाव लड़ी और एक तरफा चुनाव जीता, और उसके बाद में फिर 2015 के अंदर पंचायती राज चुनाव में ट्राई हाँ। किया था, तो कोई वहाँ टिकट भी नहीं मिल पाई थी। फिर 2018 के अंदर आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ा, काफी अच्छी टक्कर थी, बीजेपी को उसी समय तीसरे स्थान पर रखा। और उसके बाद 2020 के अंदर पंचायती राज चुनाव में मेरी मिसेज जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीती, और मैं जिला परिषद का सदस्य का चुनाव जीता। और 23 का चुनाव था जो विधानसभा का था, वो बहुत ही कंटेस्ट मुकाबला था और चुनाव जीता हुआ लग रहा था, लेकिन ये भाग्य की बात है, दिल्ली आना लिखा था, तो जयपुर वो चुनाव थोड़ा सा रह गए। और उसके बाद में फिर पूरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का मन था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो और राष्ट्रीय पार्टी से लड़ो, तो उनके मन के मुताबिक चुनाव लड़ा, लोगों का खूब आशीर्वाद रहा, और सोशल मीडिया के ऊपर एकदम माहौल कुछ अलग ही बना हुआ था। लेकिन लोगों ने ये तय कर लिया था, जिस दिन नाम फाइनल हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, उसी दिन से लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार भाई के ऊपर आशीर्वाद देना है और उम्मीदवार राम जी को जिता के दिल्ली भेजना है, और वैसा ही जनता ने किया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी मीडिया मैनेजमेंट भी विपक्ष वालों ने खूब किए और एक तरफा माहौल भी चलाया, लेकिन लोगों ने जो तय कर रखा था वही आखिर हुआ। अच्छा, एक संयोग हमेशा रहता है, जो बायतू हारता है वो सांसद जरूर बनता है। हरीश चौधरी भी बने, कर्नल सोनाराम जी भी बने और आप भी बने। हरीश जी तो जी। पहली बार लड़े थे, उन्होंने हाँ। विधायक का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। फिर एमपी का टिकट मिला था 2009 के अंदर, वो हाँ। जीते। 2014 के अंदर कर्नल साहब चुनाव हार गए थे, फिर वो बीजेपी से चुनाव लड़े, जीत गए थे। और 2018 के अंदर एमएलए का चुनाव कैलाश जी हार गए, तो 19 के अंदर वो बन गए। उस समय भी चांस कुछ ऐसे बन रहे थे, लेकिन मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था, तो उस समय चुनाव हारा हुआ तो मैं था, वो तो तीसरे नंबर थे। और ये जोग संजोग की बात है, 23 के अंदर ऐसे जोग संजोग मिले और जनता ने आशीर्वाद दिया। जो संजोग तो ये भी था कि कैलाश चौधरी 2018 में भी तीसरे नंबर पे थे और इस बार भी तीसरे नंबर आप पे भी रह गए। तीसरे नंबर है, ये तो सब कुछ जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जो जनता मन में धारण कर लेती है, तय कर लेती है, वही होता है। और वैसे इस चुनाव के अंदर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने खूब माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास किया और आपसी भाईचारा खत्म करने का लिया। लेकिन हार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनाए रखी, इस चुनाव को अपना खुद का चुनाव समझकर चुनाव लड़ा, और ईमानदारी से, नेक नीति से और शुद्ध विचारों से, जो भाईचारा थार का सदियों से चला आ रहा है, उसको कायम रखा लोगों ने और कांग्रेस पार्टी को जिताया। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसी कौन सी चीज थी जिसने ये मजबूर किया कि आप राजनीति में जाएं, या एक विचार था कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, मजबूरियां कुछ नहीं होती, हर आदमी की हॉबीज होती है, रुचि होती है जिंदगी के अंदर कुछ नया करने की। मेरा शुरू से ही रहा, जब मैं कांस्टेबल था उस समय मैंने प्रयास किया था कि मैं ऑफिसर बनूं, तो ट्राई की, लेकिन उस दिशा में सफल नहीं हो पाई। फिर सोचा बिजनेस करूं, तो बिजनेस वाली लाइन पकड़ी और ठीक ठाक बिजनेस धंधा चल गया। उसके बाद में गाँव वालों ने सोचा कि इनको सरपंच बनाए, तो उनका मन था और मैं मना नहीं कर पाया, और ये धीरे धीरे चलता गया। और हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने की, तो उसी के तहत जब हनुमान जी ने पार्टी बनाई थी नई आरएलपी, तो उससे चुनाव लड़ा और काफी अच्छा, दोनों चुनाव अच्छे रहे, लेकिन जीत नहीं पाए, कमी इतनी लगी। आपने हनुमान बेनीवाल का जिक्र पहले भी किया, अब भी किया, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस में आ गए। अगर आरएलपी का गठबंधन तो हुआ ही ना, अगर आप आरएलपी में रहते तब भी क्या चीजें डिफरेंट होती? ये गठबंधन की तहती है, वैसे गठबंधन 2 सीटें मिलना वहाँ पॉसिबल थी नहीं, और
वैसे लोगों का मन था। बट अभी जैसे जनता जो चाहती है वही होता है, नेता कुछ भी कर ले या कैंडिडेट कुछ भी कर ले उस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने जो जनता की भावना थी, जनता का मन था, वही किया और जनता ने उसे स्वीकार किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बयान भी दिया था कि जहां मेरा मन है वहां तो मैं प्रचार के लिए जाऊंगा, लेकिन जहां मेरा मन नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा, और बाड़मेर आए भी नहीं। नहीं, बाड़मेर आए नहीं ये कोई बात नहीं, उनका मन तो जरूरी था कि भी बाड़मेर से चुनाव जीते और जीत गए। लेकिन वो तो अब राजनीति के अंदर बयानबाजी और ऊपर नीचे चलता ही रहता है। लेकिन मन के अच्छे आदमी हैं और कभी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उनको बयानबाजी तो चलती रहती है, ऊपर नीचे अच्छा, होता फोन पे बात हुई आपकी? हाँ होती रहती है, आज भी मिले थे वहाँ। अच्छा, बधाई दी एक दूसरे तो को, क्या ऐसे कह रहे थे? बधाई दी, जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। अच्छा, हमने भी उनको शुभकामनाएं दी और आगे मिलकर प्रयास करेंगे, राजस्थान के लिए अच्छा हो, किसानों के लिए, जवानों के लिए बढ़िया हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। और अभी मौका दिया है बाड़मेर जिले की जनता ने, तो किसानों के हर मुद्दे के ऊपर मिलकर लड़ेंगे। और जवानों की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जो अग्निवीर के खिलाफ हमने पहले भी संयुक्त रूप से मोर्चा खोला था, तो वो भी हमारा प्रयास जारी रहेंगे। और हर तरीके से राजस्थान का बहुमुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नए रोजगार के अवसर पैदा हो, नए उद्योग लगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, अच्छा हो। और एजुकेशन के अंदर भी जो स्किल डेवलपमेंट अधिक से अधिक कैसे हो, जो युवा अपने पैरों पे खड़े होकर खुद उद्योग धंधे लगाएं और रोजगार के अवसर युवा खुद पैदा करें, ऐसा माहौल बनाएंगे। और प्रयास हमेशा निरंतर हमारा जारी रहेगा कि राजस्थान जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है वो अग्रणी राज्यों के अंदर आए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, राजस्थान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी मजबूत हो, व्यापार मजबूत हो। वहाँ एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसको और अधिक मजबूत करेंगे। जो एक्सपोर्टर हैं उनको फैसिलिटीज मिले। बाड़मेर जैसलमेर में जो बाड़मेर का गंदे पानी की समस्या है, बालोतरा के पानी की है, जो जोधपुर से गंदा पानी बाड़मेर के खेतों में आता है, ये बहुत सारी जो इश्यूज हैं उनको लेकर उनके स्थायी समाधान के लिए प्रयास करें। अच्छा, राजनीति में जो कुछ भी होता है वो एक रणनीति के तहत होता है, आप भी मानते होंगे, अब इतना लंबा अरसा हो गया है राजनीति में। हनुमान बेनीवाल की हरीश चौधरी से अदावत है और हरीश चौधरी आपको कांग्रेस में लेकर के आए, तो फिर कैसे माने कि मतलब कोई नाराजगी नहीं है या फिर रणनीति से बढ़कर जोग संजोग की बात होती है। समीकरण जो फैक्टर बैठते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है और होता है वैसे सोचते नहीं। बट ये सभी जोग संजोग की बात है। और आने वाले, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो ये पुराने समय की बातें होगी, आने वाले समय के अंदर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जवानों किसानों के लिए अच्छा होगा, नेताओं के लिए भी अच्छा होगा। आने वाला समय सबके लिए शुभ हो, अच्छा हो। अच्छा चलो, अब हनुमान बेनीवाल जी तो बाड़मेर आपके प्रचार में नहीं आए, लेकिन खीवसर में उपचुनाव जरूर है। कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और क्या आप उनके प्रचार में जाएंगे? वो उनकी मर्जी है और जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा करेंगे। अब जहाँ भी हनुमान जी के साथ में रहे थे तो ईमानदारी से रहे थे, कभी कोई ऐसी किंतु परंतु थी नहीं। और अभी मन तो वैसे उनके साथ में कोई मतभेद वगैरह नहीं है हमारा। लेकिन पार्टी सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ में, और जैसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार कांग्रेस पार्टी के तहत नेताओं के मार्गदर्शन में जो जनता के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि आपने थोड़ी जल्दी कर दी कांग्रेस में जाने में, आप तो गठबंधन के लिए बात कर ही रहे थे, तो क्या वाकई जल्दी कर दी और जल्दी की इसीलिए फायदा भी मिला? ये सब पुरानी बातें हो गई है, जो उन बातों को दोबारा याद करने से कोई फायदा नहीं। आगे नई रणनीति क्या होगी उसके बारे में बात करें। अच्छा चलिए, आपने रविंद्र भाटी का भी जिक्र किया। रविंद्र भाटी ने पानी को की समस्या को लेकर के चुनाव लड़ा। वो हमेशा कहते हैं कि 2 हैंडपंप ने उनको चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया, और अभी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। आप उन पर आरोप भी लगा रहे थे कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। वो सिर्फ रील के माध्यम से उन्होंने प्रचार में किया। इधर रियलिटी थी, रील और रियलिटी के अंदर चुनाव का जो मेन मुद्दा बन गया था और लोगों ने रियली को पसंद किया और रील को सिरे से नकार दिया। उनको तो आशीर्वाद दिया था जनता ने, पीछे एमएलए बनाया, तो शिव की जन सेवा का मौका दिया है। अभी उनके पास में है, करेंगे तो वहां करके दिखा देंगे जो उनको करना है। लेकिन जो धरातल की हकीकत और दिखावटी में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरा प्रयास रहेगा कि सबको साथ में लेके राजस्थान का बहुमुखी विकास हो। अब कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो शायद कमेंट भी कर दें कि उम्मीदवार राम जी रील के भरोसे वो 6 लाख वोट ले आए, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कैलाश चौधरी बीजेपी की ओर से मैदान में थे, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर है। इंडिपेंडेंट कैसे थे? पूरी बीजेपी उनके साथ में लगी हुई थी, तो फिर कैलाश चौधरी मैदान में क्यों नहीं? कैलाश चौधरी जो हमेशा मोदी जी को आदर्श मानने वाले, राष्ट्रभक्ति की बातें करने वाले, उन्होंने वोट उधर दिया। 2014 के अंदर भी यही था, 19 के अंदर भी यही हुआ और अभी भी यही हुआ। पूरी मूल बीजेपी का कैडर था, वो उनके साथ में खड़ा था
ये तो ठीक है, बीजेपी के कोर वोट जो बिल्कुल एकदम पक्के कटर वोट थे वो वोट कैलाश जी को मिले। बाकी जो बीजेपी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सबके सब पूरा खेमा था, और कांग्रेस के भी कई नेता नाराज होकर उनके साथ में लगे हुए थे। उधर वो अमीन खान जी, वो सारे पूरी तरीके से इनके साथ में लगे थे, कुछ इंटरनली भी लगे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो अकेले चुनाव लड़ लिए, उनके साथ में पूरी बीजेपी तो पूरी थी, जो 80% बीजेपी के लोग उनके साथ में थे, और कांग्रेस के भी कुछ धड़े उनके साथ थे। लेकिन कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता, सबने एकजुटता दिखाई और मजबूती से चुनाव लड़ा, रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और जनता की दिल की जीत हुई। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि रविंद्र भाटी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस वाले भी यही आरोप लगा देते हैं कि वो कांग्रेस की बी टीम है। वो तो उनको खुद बताए ना, देख तो लेना वो उनके कहाँ जाए, पदाधिकारी, आखिर उनके समर्थक क्या कहेंगे? अरे उनके प्रधान, उनके जो जनप्रतिनिधि जो हमेशा पदाधिकारी रहे बड़े बड़े, उनके खुद की बूथ चेक करके देख लो ना, अपने आप पता चल जाए कि कौन किसके साथ में था। आजकल तो ईवीएम से वो झूठ नहीं बोलती है, वो सब कुछ सच बता देती है, और ईवीएम के बूथ चेक कर लो जो उनके नेताओं के, वो अपने आप बता देंगे कि कौन किसके साथ में था। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ? रविंद्र भाटी में इतनी क्षमता तो थी कि कांग्रेस वालों को भी अपनी साइड ले आए, बीजेपी वालों को भी अपनी साइड ले आए, बस चुनाव नहीं जीत पाए। ये कॉलेज की राजनीति से निकले, और वहाँ जो कॉलेज की राजनीति में और इसमें फर्क होता है। वो तो ऐसा जोग संजोग था कि जो एमएलए का चुनाव था उसके अंदर 5 कैंडिडेट हो गए थे, और उसमें उनकी लॉटरी लग गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। जनता जो भी निर्णय लेती है सोच समझ कर लेती है। कभी कभार जनता ऐसे फायदे उठा लेते हैं कि त्रिकोणीय पंचकोणीय मुकाबले होते हैं, तब किसी का भाग्य समझ जाता है। बाकी जनता जो निर्णय लेती है सोच समझ कर सही और सटीक निर्णय लेती है। बिल्कुल। कास्ट फैक्टर भी बहुत अहम होता है। जाट समाज का एक साथ जो आपको मिला, उसकी वजह से भी आप चुनाव जीत पाए। और लेकिन हालांकि आपकी जो सभाएं होती थी उसमें भी काफी भीड़ आती थी। एक तरफ रविंद्र भाटी की चर्चा होती थी, तो एक तरफ उमेदराम बेनीवाल की चर्चा होती थी, और प्रवासी राजस्थानियों ने भी आपका बहुत साथ दिया, आपने बसेस भी लगवाई थी। कांग्रेस की भीड़ के अंदर एक्चुअल लोग थे, और जो भीड़ थी वो हकीकत धरातल पे थी, और उनके मैं ज्यादातर 1-2 सभाओं को छोड़कर बाकी के अंदर वो क्रॉप्ड वीडियो वगैरह बना के सोशल मीडिया के ऐसे भ्रमक प्रयास करके ऐसे दिखाया जाता था। बाकी धरातल पे और हकीकत में बहुत फर्क था, और कांग्रेस पार्टी के साथ में लोग मन से जुड़े हुए थे, और लोगों का जो रूट लेवल के जो SC ST माइनॉरिटी और छत्तीस कौम के लोगों का साथ था। उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया, लेकिन थार की जनता ने उस सभी चीजों के ऊपर विराम चिन्ह लगा दिया कांग्रेस पार्टी को जिताकर। उन्होंने तो अपनी तरफ से खूब प्रयास किया। ये जातिवाद की समस्या पिछले काफी समय से चल रही थी, और इसको नया रूप, उग्र रूप देने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने समझदारी दिखाई और इन चीजों को सिरे से नकार दिया। अच्छा, पानी की काफी समस्या है, तो ऐसे में क्या आपका प्लान है पानी की समस्या को लेकर के, बाड़मेर को लेकर के, जैसलमेर को लेकर के? और पर्यटन भी काफी ज्यादा है जैसलमेर में, तो उसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, पर्यटन के लिए वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़े, लंबी दूरी की रेलें जो नियमित हो और हवाई सेवाएं वो नियमित हो, ताकि पर्यटक सीजन के अलावा, जैसे सर्दियों के अंदर तो आते ही आते हैं, तो वो 12 मास कैसे आए, उसके लिए ये प्रयास रहेगा कि लंबी दूरी की ट्रेनें और हवाई सेवाएं कंटिन्यू हो, ताकि पर्यटक को बढ़ावा मिले। और उसके अलावा पर्यटक मंत्री का प्रभार गजेंद्र सिंह जी शेखावत को मिला है, तो हमें भी उम्मीद है कि जैसलमेर के लिए आपके जो जोधपुर से हैं वो राजस्थान के लिए कुछ विशेष अलग से पैकेज लाएंगे, और पर्यटक उद्योग की अपार संभावनाएं हैं उनको अधिक विकसित करने की। जैसे जैसलमेर के अंदर हो, चाहे पोखरन के अंदर हो, चाहे बाड़मेर के किराड़ू हो, या और भी कई ऐसे पर्यटक स्थल विकसित किए जा सकते हैं। उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटक स्थल भी बढ़ेंगे। और उसके साथ पानी का है, पानी इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर दोनों को आपस में कनेक्टिविटी कैसे हो, इसके बारे में कई बार विचार विमर्श भी हुए, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हुआ। ये शेखावत साहब भी जब जल मंत्री थे तब नदियों से नदियां जोड़ने की बात और पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की बातें खूब की, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों के ऊपर काम हो, और नर्मदा का और इंदिरा गांधी नहर की कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़े, और साथ ही अपना वेस्टर्न कैनाल योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान जो गुजरात के हिस्से में जा रहा है पानी, वो पानी भी राजस्थान को नई नहर के माध्यम से मिले, जो पीने का पानी सबसे पहले हो और उसके साथ साथ खेती का भी पानी हो। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। अच्छा, अब राजस्थान में अगले कुछ महीनों में उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से वो चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बिल्कुल सक्षम है, और उनकी प्लानिंग चल रही है, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बिल्कुल।
बाकी विपक्ष में हैं तो किस तरह से सदन को घेरने की भूमिका रहेगी, और आज तो आप हाथ पकड़ करके चलते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, का। विपक्ष की भूमिका मजबूती से विपक्षी भूमिका निभाएंगे और सरकार को निरंकुश नहीं होने देंगे और एकदम जनता के सही और सटीक निर्णय दोबारा सरकार से, हाँ दोबारा से, हाँ बोलिए। सही निर्णय ले, उसके लिए सही निर्णयों के लिए हम कोई विरोध नहीं करेंगे। जो जन विरोधी